नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन, द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर दिस एंड दिस। दो ग्रुप हैं जो लड़ रहे हैं, ठीक है, एक उसने नाम वगैरह तो नहीं दिया, हम खुद ही कह देते हैं, एक ए ग्रुप है मान लो, एक बी ग्रुप है, ए बी की बजाय 1 2 लिखते हैं, 1 2 ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। एक फर्स्ट ग्रुप है, एक सेकंड ग्रुप है। पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, दूसरे ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीत जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। फर्स्ट ग्रुप जो है वो न्यू प्रोडक्ट लेके आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। सेकंड ग्रुप न्यू प्रोडक्ट लेके आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। और अगर मैं बोलूं, चलो आगे देखते हैं, इफ द सेकंड ग्रुप विंस, सेकंड ग्रुप जीत गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड बाय वन द, ठीक है, कोई कहानी से लगा, ठीक है। पहला ग्रुप आया हो, उसने न्यू प्रोडक्ट, मान लो कि मार्केट तुम्हें सिर्फ अखबार में खबर पढ़ने को मिली है कि जी न्यू प्रोडक्ट उस कंपनी ने लॉन्च कर दिया, तुम्हें नहीं पता था कौन जीता कौन हारा, बाकी उसकी डिटेल में लिखा हुआ है कौन जीता कौन हारा, मैं तुम्हें सिर्फ हेडलाइन में पढ़ लिया कि वो जीत गया। तो या तो फर्स्ट ग्रुप आया होगा फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा, ठीक है, या फिर सेकंड ग्रुप आया होगा, उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6 into 0.7 प्लस 0.4 into 0.3। ये तो खबर आई ना कि वो जीत गया, तो सॉरी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, प्रोडक्ट के लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी है। दो केसेस हो सकते थे उसके लॉन्च होने के, पहला जीते वो लॉन्च करे, दूसरा जीते वो लॉन्च करे। ऐसा भी हो सकता था पहला जीते लॉन्च ना करे, दूसरा जीते लॉन्च ना करे, ठीक है। इसलिए हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आ गई कि ये केसेस आ गए कि अगर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो ये दो केसेस पॉसिबल है। अब हमें मान लो आपने उसके ऊपर, लेट्स से आपने किसी पर्टिकुलर शेयर पे पैसे लगाए हुए थे, ठीक है, आपने पैसे लगाया था, यू वांट टू नो कि कौन जीता कौन है, अल्टीमेटली किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, इंट्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप मांग रहा है, सेकंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी को लिखो, ठीक है जी। ये क्या आया पता, ये आया कि आपको पता लग गया कि कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रुप जीत के वो प्रोडक्ट लॉन्च करे, उस चीज की प्रोबेबिलिटी when we already know that product is launched। यहां तक अगर बात समझ आई तो आगे चल सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन देखो, suppose a girl throw a die, she gets 5 or 6, she tosses a coin and notes the number of heads, she gets 1 2 3 4, she tosses the coin once, ठीक है जी, and notes whether head or tail is obtained। If she obtained exactly one head, what is the probability that she drew 1 2 3 4 1 2 3 and 4 with the dice। एक लड़की एक्सपेरिमेंट कर रही है, जब वो डाइस रोल करती है, ठीक है, डाइस रोल में अगर 1 2 3 4 आया या 5 6 आया तो दोनों पे अलग अलग बिहेवियर है उसका। 5 6 पे वो कॉइन टॉस करती है 3 बार, 5 6 आने पे वो कॉइन को टॉस करती है 3 बार। जब 1 2 3 4 आता है तो कॉइन को टॉस करती है बस एक बार। देखो यही था, जब 5 6 आता है तो कॉइन टॉस करती है 3 बार, जब 1 2 3 4 आता है फिर एक ही बार टॉस करती है, वंस, ठीक है। अच्छा, अगर 3 बार कॉइन टॉस करेगी तो क्या क्या केसेस बनते हैं हमें पता है, ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, TTH, THT, HTT, ट्रिपल टेल, ठीक है। 1 2 3 4 आने पे क्या होता है, एक कॉइन था, एक हेड, एक टेल, ऐसे ही होगा, ठीक है। मान लो वो अपना काम करे जा रही है, उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई तो उन्होंने देखा कि एक हेड आया हुआ है, एग्जैक्टली 1 हेड आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो जब किसी ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा
कि उसके पास एग्जैक्टली वन हेड है, उनको नहीं पता एक सिक्के से वन हेड आया हो या तीन सिक्कों वाला वन हेड आया है। तीन सिक्कों में भी तो वन हेड है ना, तीन सिक्कों में भी तो वन हेड है, एग्जैक्टली वन, नॉट मोर नॉट लेस, ठीक है। तो किसी ने ऑब्जर्व किया तो पता चला उसके पास एग्जैक्टली वन हेड आया। तो पहले तो एग्जैक्टली वन हेड की प्रॉपर्टी निकालो, प्रोबेबिलिटी सबकी निकालते हैं एक बार ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफर्ट बने। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 4/6, 2/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 दैट इज 1/3, है ना। हेड टेल की प्रोबेबिलिटी वही इंडिविजुअली 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी वो सबकी 1/8 1/8 सबकी, उसमें थोड़ी डिफरेंट केस होता है। 3 पॉइंट टॉस करोगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। अच्छा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक सिंगल हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/3, ये कितनी हुई 1/3, ऐसे ही ये बचे 1/2 हाँ जी हाँ जी सबकी सेम ही आ जाएगी 1/24 1/24 1/24, ठीक है। वो चाहती है एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड तो देखो यहाँ से भी आया हो सकता है, यहाँ से नहीं आया होगा तो इन तीनों केसेस से भी आया हो सकता है। इन तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/24 1/24 1/24, है ना। इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि एक ही केस है 1/8 हाँ जी 1/8 है 1/8 यहाँ पे 1/24 1/24 1/24 1/24 3/8 3/24 होता दिस इज 1/8, ठीक है। अब वो कहता है कि ये तो सारे केसेस एग्जिस्ट कर लिए, हमने लिख लिए उसके सिंगल हेड आने के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाला केस ये है, इसको लिख लो, ठीक लग रहा है। आगे चलो, a card from a pack of 52 card is lost. From the remaining pack of 2 cards are drawn, 2 cards are drawn and cards are output found to be both diamonds. Find the probability that lost card being a diamond. ये सिर्फ शब्दों का खेल और कुछ नहीं। वो कहना चाहता है आपसे कहता है कार्ड गुम हो गया। वो शब्दों का खेल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार्ड गुम ना होने की बजाय अगर वो कहता है कि कार्ड सिलेक्ट करके बाहर रख लिया फिर आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, ठीक है। कार्ड सिलेक्ट करना और उसको बाहर रखना या गुम जाना एक ही बात है, समझ रहे हो। गुम जाना एक ही बात है, एक कार्ड ही सिलेक्ट हुए, वो सिलेक्ट होकर गुम हो गया, आपने बाहर रख दिया, है ना। कह रहा है 52 कार्ड्स हैं, हमें पता है एक कार्ड पहले सिलेक्ट होगा, 2 कार्ड फिर सिलेक्ट होगा, ठीक है। देखने उसने 1 by 1 कार्ड्स निकाले कि कैसे निकाले। 2 cards are drawn and are found to be both diamonds। अच्छा एक चीज में और चीज आएगी, find the probability of the lost card being a diamond, ठीक है। यहाँ से मेरी बात सुनना क्योंकि इसमें एक चीज न्यू ऐड होगी। यहाँ पे अब जो कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं ना, पहले एक कार्ड तो अलग से ड्रॉ हो गया, फिर 2 कार्ड्स अलग से ड्रॉ हुए। ये जो 2 कार्ड्स है ना, ये 1 by 1 नहीं लिखा उसने ऐसे थोड़ी लिखा कि एक कार्ड डाला फिर एक कार्ड निकाला, दूसरा डाला फिर दूसरा कार्ड निकाला, ये नहीं है ना इस बार केस, डिफरेंट है। अब क्या है, अब एट अ टाइम एक कार्ड डाला और 2 कार्ड सीधे बाहर निकाले, बहुत डिफरेंस होता है इसमें कि आप एक कार्ड निकालो बाहर रखो फिर दूसरा निकालो, या एक कार्ड निकालो अंदर रखो, फिर आप एक एक करके ड्रॉ कर रहे हो। अब एक एक करके ड्रॉ नहीं हो रहा, बाहर डाल रहे हो और दोनों 2 कार्ड एट टाइम बाहर आ रहे हैं। पहले तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, क्वेश्चन पे बात में आते हैं, फिर इसी की बात कर लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे 52 कार्ड्स हैं टोटल और मैं तुम्हें बोलूं कि 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द 2 कार्ड्स आर ब्लैक। अब 2 कार्ड्स ड्रॉ हो रहे हैं, अब तक 2 कार्ड्स की बात कहीं नहीं हुई थी, अब हो रही है। एक से ज्यादा सिलेक्शन की बात पहली बार हो रही है। टोटल कार्ड्स कितने और टोटल ड्रॉ कितने करते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 52C2। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 52C2।
ये है रास्ता। मुश्किल लग रहा था, पहली बार कर रहे हैं, मुश्किल नहीं बिल्कुल भी, पहली बार कर रहे हैं बस। 52C2 का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, n में से r सिलेक्ट करना, ठीक है। 10C2 का मतलब क्या होता है, 10 में से 2 सिलेक्ट करना, ठीक है। 15C8 का मतलब क्या होता है, 15 में से 8 सिलेक्ट करना। इसका मतलब होता है 8 के कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे मैं मान लो बोल दूं कि ABC, ये आप सिलेक्ट कर बैठोगे, मान लो कि जैसे 1 2 3, मुझे 3 बच्चों में से 2 बच्चों की सिलेक्शन करनी है। लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर टास्क है जिसके लिए मुझे 2 बच्चे चाहिए। सना, अध्ययन और अरमान, है ना। हमारे पास ये 3 बच्चे हैं, मुझे कोई 2 बच्चों की टीम बनानी है। तो अगर इसमें अरमान और अध्ययन, ठीक है, अरमान और अध्ययन सिलेक्ट हो या अध्ययन और अरमान सिलेक्ट हो, ये तो फर्क नहीं पड़ता, सेम ही टीम बनेगी, है ना। डिफरेंट टीम्स तो नहीं बनेगी। कितनी डिफरेंट टीम्स बन सकती हैं, कितनी डिफरेंट टीम्स बन सकती हैं, देखते हैं। AS, AA, ऐसे कोई और बन सकती है? हाँ जी, सॉरी, ये A1 A2 है, A1 ये A2, एक A1S, A1 A2, ठीक है, A1S, A1 A2, S A2, ठीक है, यही है बस, इसको नहीं करेंगे मैंने। अच्छा, ये तो अभी हमने बना के देखी है, एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होती है। 3 में से 2 सिलेक्ट करने थे, 3C2 का फॉर्मूला लगाओ, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, 2 into 1, ये कर दिया, 3 आया, 3 ही केसेस बनते हैं, समझ में आया। अगर आपने बिना अरेंजमेंट की सिलेक्शन करनी हो, यहाँ पे A1 A2 A2 A1 हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने टीम ही बनानी थी, आपने कौन सा उनको कहीं किसी ऑर्डर में बिठाना था, ठीक है। तो समझाने का पॉइंट ये है कि जब अब हम आगे सबके साथ यही करते रहेंगे, बॉल्स भी ऐसे होंगी, एक टाइम पे 2 बॉल्स निकालना, एक टाइम पे 3 कार्ड्स निकालना, 4 कार्ड्स निकालना, कोई लिमिट है, जितने मर्जी कार्ड्स वो निकलवा सकता है, ठीक है। आपने कितने नंबर ऑफ वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कैसे पता लगता है, 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने, तो 52C2 आर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट यू कैन हैव व्हेन यू ड्रॉ 2 कार्ड्स एट अ टाइम। ठीक है, ये बात यहाँ तक सबको पक्का? अच्छा, अब ऐसे फेवरेबल के साथ करेंगे। मैंने 2 ब्लैक कार्ड्स मांगे हैं, टोटल आउटकम्स आ गए। फेवरेबल के लिए हमारे पास ब्लैक कार्ड्स कितने अवेलेबल हैं? 26 26 होता है ब्लैक कार्ड्स, और 2 ब्लैक कार्ड्स चाहिए, दोनों ब्लैक कार्ड्स चाहता हूँ मैं, तो कितने वेज में आ जाएंगे? 26C2 बोलो कुछ। ब्लैक कार्ड्स के कितने वेज है? दोनों ब्लैक कार्ड्स, सर 26 कार्ड है, 26 में से आप 2 कार्ड्स का पेयर बनाना चाहते हो तो 26C2 कर लो। दैट विल बी वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ब्लैक कार्ड्स आउट ऑफ 26 ब्लैक कार्ड्स। सारे के सारे पेयर्स 26C2 वाले पेयर्स हमारे फेवर के हैं, क्योंकि कोई भी पेयर आएगा तो हम कहेंगे हमारे 2 ब्लैक कार्ड्स आ गए। ठीक रहेगी बात यहाँ तक पक्का? इतनी सी बात से ही विल बी एबल टू कैच। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? पहले कह रहे हैं एक कार्ड लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर बाकी के जो 2 कार्ड्स आपने ड्रॉ करने हैं वो डायमंड्स होने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड नहीं बना है। ठीक है जी, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका गुमा हुआ कार्ड डायमंड होगा, ठीक है, या वो नॉन डायमंड होगा। डायमंड घूमना मतलब डायमंड का सिलेक्शन, डायमंड एक ही कार्ड सिलेक्ट करना ना आपने, एक कार्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय डायमंड्स कितने होते हैं? 13 बाय 52। नॉन डायमंड्स कितने होंगे फिर? 39 बाय 52। पहला उसने इस क्वेश्चन में डायमंड्स को ही रेफर किया है, ठीक है। तो जो कार्ड घुमा या वो डायमंड होगा या वो नॉन डायमंड होगा, ऐसा नहीं कहेंगे या वो हार्ट्स होगा या फिर क्लब्स होगा या फिर वो स्पेड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बात सिर्फ डायमंड्स की ही कर रहे हैं। तो डायमंड्स और नॉन डायमंड्स, दैट्स इट। अगर एक डायमंड गुम हो गया, अगर एक डायमंड गुम हो गया, उसके बाद वो चाहता है 2 डायमंड्स के, आप इसके बाद 2 कार्ड्स ड्रॉ करने वाले हो। अब आपके जो कार्ड्स हैं उसमें एक तो टोटल 51 कार्ड्स हैं,
उसमें भी 12 डायमंड्स हैं, बाकी के 39 नॉन डायमंड्स हैं, ऐसे ही है। 12 डायमंड्स है, बाकी बचे हुए नॉन डायमंड्स हैं, ऐसे ही है ना। डायमंड ये कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा है तो डायमंड कार्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पहले टोटल लिखो हमेशा, बच्चों हमेशा ही आपने अक्रॉस प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम सबसे पहले लिखेगा, ठीक है। बाद में वो बहुत उठा देंगे 51 दो कार्ड्स निकाले ना, बचे कितने 12 12 C2 फेवरेबल, क्योंकि डायमंड्स तो 12 है हमारे पास। ये मान लीजिए नॉन डायमंड्स के केस में टोटल तो अभी भी 51 C2 ही है, ठीक है। या तो डायमंड होगा या ना डायमंड नहीं होगा, ओके बॉडी, ठीक है। अगर डायमंड गुम नहीं हुआ तो डायमंड्स कितने बचे हैं? 13 C2 by 51 C2 कर सकते हैं। अगर कोई नॉन डायमंड गुम हुआ है तो डायमंड तो सारे के सारे बड़े हैं और वो दो डायमंड्स की प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, दैट विल बी 13 C2 by 51 C2। तो डायमंड दोनों कार्ड्स डायमंड आने की प्रॉपर्टी कितनी है? दोनों कार्ड्स डायमंड आने की प्रॉपर्टी कितनी है? या तो डायमंड घुमा फिर दो डायमंड आए, या फिर डायमंड नहीं घुमा फिर दो डायमंड आए, यही पॉसिबल केस है ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ये आपका आंसर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अगला ये हो गया तो आगे चलते हैं। 12th के आगे किसी ने ट्राई किए हो? नॉर्मल लास्ट 12th के आगे वाले लास्ट कितने क्वेश्चन है ये लास्ट 14 की यहीं पे कर रहे हैं। 13 चाहते हो? A speaks the truth 4/5 ये चाहते हो? 13 कर लेते हैं क्योंकि जिन्होंने नहीं किया वो होने वाला नहीं है कुछ ऐसे। कहता है देखो A क्या करता है, जो भी बोल सकता है सच भी बोल सकता है। मान लो A ने एक्सपेरिमेंट देखा है, ठीक है। A ने एक्सपेरिमेंट देखा है और हम उस A पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमें पता है कि बहुत बार तो वो सच बोलता है, 5 में से 4 बार तो वो सच बोल देता है, ठीक है। 5 में से 4 बार तो वो सच बोल देता है, पर एक बार झूठ भी बोल देता है, ठीक है। सच झूठ है ना, ट्रूथ और फॉल्स कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। अगर सच बोलता है तो होगा क्या, एक कॉइन टॉस होगा। अगर वो सच बोलता है तो कॉइन के टॉस होने पे हेड आने पे हेड बोलेगा वो नहीं, बस एक आदमी जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, जिसने देखा है टॉस को होते हुए, ठीक है, उस पर हम डिपेंड कर रहे हैं, या वो सच बोलेगा या वो झूठ बोलेगा। कॉइन टॉस हुआ तो हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 1/2। झूठ बोला हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी रहेगी? ठीक है जी। उसमें क्या कहता, वो उसने हेड जो है रिपोर्ट किया कि जी हेड आया है। मैंने कहा भाई देख ये हो सकता है या तो तू सच बोले फिर हेड आया हो, या तो मुझे आगे झूठ बोल दे फिर हेड आया हो। तूने हेड बोला है, तू तो हेड दो केसेस में बोल सकता है, या सच बोलेगा तब हेड बोलेगा, जब झूठ बोलेगा तब हेड बोलेगा। झूठ बोलेगा तो एक्चुअली तो टेल आया था, उसने हेड बोला हमने आगे, ऐसा ही है। झूठ बोलने का मतलब क्या है कि एक्चुअली तो टेल आया था, उसने हेड बोला हमने आगे। प्रोबेबिलिटी किस चीज की मांग रहा है, कहता देयर वाज एक्चुअली हेड,
एक्चुअली देयर वाज हेड, एक्चुअली तो ये वाला केस है ना, एक्चुअली हेड तो यहाँ है, या तो एक्चुअली टेल आया था उसमें मैं झूठ बोल दिया। समझ में आ रही बात? पक्का 4/5 into 1/, इसको सॉल्व करो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ठीक देखो, if A and B are two events such that A is subset of B, probability of B is not 0, then which of the following is correct? Probability of A intersection B, A intersection B A के इक्वल होगा, तो probability of A intersection B probability of A के इक्वल होगा, है ना? फॉर्मूला लगा लो, पहले वाला चेक कर लो। A कंडीशनल B क्या होगा? probability of A intersection B upon probability of B, वो तो पहले ठीक है, नहीं हमारा है probability of A upon probability of B, A upon B वाला करेक्ट है, ये तो गलत है, तो B upon A क्या है? ठीक है, probability of A conditional B will be less than P, probability of A conditional B, probability of A conditional B किसके इक्वल आया वैसे? A conditional B आया इसके इक्वल, इनमें से B बड़ा है, B is greater, B greater है तो ये वाला जो नंबर है पूरा PA/PB ये लेस देन 1 है, PA/PB ये वाला पूरा नंबर लेस देन 1 है, तो PA जो है वो PB से छोटा होगा, PA PB से छोटा होगा। एक कंडीशनल B को ना के लिए देखो, probability of B, probability of A conditional B is equal to probability of 2, B एक बड़ा नंबर है, बस एक बार आंसर मैच कर रहा हूँ, बी पार्ट आंसर है, ओ सॉरी, देखो जरा एक बात जरा ध्यान से समझना, एक लॉजिक हल्का सा मैथ्स का लगता है, अगर एक कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो काफी इस बात पे डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव्स की बात करें, नेगेटिव की बात करेंगे तो नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे, अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही रहता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू घट जाएगी, ये सब ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व किया कि अगर A सबसेट है B का तो A की प्रोबेबिलिटी भी B से कम होगी ना, ये समझते हो? A छोटा है तो प्रोबेबिलिटी भी कम रखता होगा, B ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता होगा, B बड़ा सेट। ठीक है, और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन करोगे तो A ही आ जाएगा। मैंने इसका फॉर्मूला लगाया A कंडीशन B का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि अभी हमने देखा वो A होता है बिकॉज़ इट वाज अ सबसेट। इसको इधर ले गए B को, ये चीज बनी, ध्यान से समझो। अभी फिलहाल ये दोनों एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट A कंडीशनल B एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोबेबिलिटीज कोई भी हो, वो 0 से 1 के बीच में होती है, 1 से बड़ी तो भी हो सकती है, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो वो इसके 0 से 1 के बीच में है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि 0 नहीं हो सकती, उसने क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 नहीं हो सकती, ये 0 नहीं हो सकती, तो ये कहां से कहां तक है? ये 0 से लेकर 1 तक है, 1 भी हो सकती है। अगर ये 1 हो गई तो ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो इसमें केस अवेलेबल है इक्वालिटी वाला, अगर ये 1 हो गई, ठीक है। अगर 1 भी ना हुई, 0 से 1 के बीच में कहीं रहे, तो मैंने बताया अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई नंबर रखोगे तो वैल्यू कम कर देगा, ये अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ये इसकी वैल्यू को छोटा कर देगा, आ रही है बात समझ? इसकी वैल्यू को छोटा कर देगा। वैसे इसकी वैल्यू छोटा करने वाला था,
मैंने कहा इसको हटा दो, ऐसे समझो कि ये वाला नंबर पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये दोनों का प्रोडक्ट इससे छोटा होने वाला है। फिलहाल में से पी ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है। करके क्या होगा? अच्छा सॉरी 5 में कहाँ थे हम? क्वेश्चन किसी? हाँ क्वेश्चन है तो क्या होगा? ठीक है, हो गया। मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था एक बार फिर से और एक बार आगे लिखा हुआ सारा कुछ। ठीक है, मैं समझा रहा था, इस एक्सप्रेशन के ऊपर जोर देते हैं एक बार दोबारा से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं कह रहा हूँ देखो, अभी तक तो ये दोनों इक्वल, अभी तक तो ये दोनों इक्वल है ना, अभी तक कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये बड़ा छोटा नहीं है, पर मुझे पता है ये भाई साहब इसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, ये इसको कम कर रहे हैं ओवरऑल, जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू होने वाली थी इससे मल्टीप्लाई होकर कम हो गई, जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी इससे मल्टीप्लाई होकर कम हो गई, कम होने के बाद इसके बराबर हो गई। दोबारा बोलो, ये वैल्यू इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी, क्यों? क्योंकि ये नंबर अभी 0 से 1 के बीच में, 1 की बात नहीं कर रहे क्योंकि 1 के इक्वल, 1 के केस में वो इक्वल हो जाएगा, 1 की बात नहीं करते, 0 के करनी नहीं क्योंकि उसने मना किया। इस दौरान ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होके इसको छोटा कर रहा है, छोटा कर रहा है, ओरिजिनली तो बड़ा है ना ये नंबर, इसने मल्टीप्लाई होके छोटा हो गया, फिर इसके बराबर हुआ। समझ? अगर मैं इसको हटा दूंगा, मान लो इसी को हटा ही दिया, 0 नहीं किया, इसको हटा दिया, तो अगर इससे ना मल्टीप्लाई करूं तो प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडीशनल भी ओरिजिनली तो इससे बड़ा ही था। ये अगर ऐसे ऐसे करोगे तभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक बार फिर से यहाँ तक हमें सबको बात समझ में आ गई कि प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडीशनल बी इज प्रॉपर्टी, दिखाई दे रहा है सबको? ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा? प्रॉपर्टी ऑफ ए, प्रॉपर्टी ऑफ बी को इस तरफ लिया, प्रॉपर्टी ऑफ बी को इस तरफ लिया, लेट मी फिगर आउट अगर कोई और तरीका हो सकता है बात को समझाने का। पी ए अपॉन पी बी लेस देन 1, हाँ, तो पी बी से छोटा, पी बी बड़ा, अब इसका उस वेट के कारण इसकी एलोकेशन वेट के कारण कंपैरिजन तो दोनों ही चीजें। फिर से एक बार जो मैंने पहले बोला था समझाने की कोशिश करता हूँ, नंबर्स की हेल्प से एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मान लो ये कुछ नंबर था, एक कंडीशन, ये किसी, अगर मुझे इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा 1 से छोटे नंबर से, जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या होगा? नंबर 0 से 1 के बीच में एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो ओवरऑल ये वैल्यू छोटी होगी, ये नंबर को थोड़ी छोटा हो, तो वही रहा, प्रोडक्ट छोटी हो गई ना, प्रोडक्ट छोटी हो गई। मैं सिर्फ ये एक्सप्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब, ये वाली कहानी जो हमने पहले सुनी है उस पर बेस्ड हमें ये पता लग रहा है कि ये नंबर इससे बड़ा है,
वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब आई मल्टीप्लाई करवा के उसने इस प्रोडक्ट को बराबर कर दिया, क्योंकि ये नंबर 0 से 1 के बीच में है। तो ओरिजिनली जो पी ए कंडीशनल बी है वो बड़ा ही होगा। इसका कोई और तरीका भी होना चाहिए, पता नहीं कि शायद मैं ये एक्सप्लेन कर पाया हूँ अच्छे से कि नहीं। ये नंबर और कुछ तो इसकी वैल्यू थी, पता नहीं कितनी वैल्यू थी, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो गया कि ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई। वो क्यों बताया मैं, क्योंकि पी जो है 0 से 1 के बीच में होता है, तो ओवरऑल वैल्यू की छोटी हो गई। ओवरऑल वैल्यू प्रोडक्ट की छोटी होने के बाद ये पीए के इक्वल आ गया। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये नंबर ओरिजिनली बड़ा था पीए से, वो तो जब किसी ने उसको छोटा किया तब जाके वो पीए के इक्वल हुआ। तो ओरिजिनली तो बड़ा था ना इसे, हमसे अगर नहीं आया हो तो कल दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। आई विल फिगर आउट समथिंग कि और इसको और कंफर्टेबल करने के लिए फिलहाल आप इतना कंसीडर कर सकते हो। बी से बड़ी ही होगी, कंपैरिजन ए के साथ पूछा ना उसने, नहीं ये हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है, पर कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों का पूछा था। मुझे ए कंडीशनल बी का कंपैरिजन ए के साथ पूछा गया, ये बी से बड़ी भी हो सकती है, बी से छोटी भी हो सकती है, ये इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। मैं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये 0 से 1 के बीच में होगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जो पूरी प्रोडक्ट है वो ओरिजिनली जितनी भी थी ए कंडीशनल बी से वो छोटी हो गई, समझिए। ए कंडीशनल बी कुछ तो प्रॉपर्टी थी, किससे बड़ी किससे छोटी मुझे नहीं पता, बट जब मैंने इसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो 0 से 1 के बीच में है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो छोटी हो गई। ये समझ लो, छोटी हो गई किसके इक्वल हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल। ओरिजिनली ये बड़ा था ना, तभी तो छोटा होके ए के इक्वल हुआ। ओरिजिनली ये इससे बड़ा रहा होगा, तभी तो छोटा होने के बाद ए के इक्वल हुआ। कुछ समझ में आ रही है? बस यही देखना था कि इसका इससे कंपैरिजन, मैंने ऑप्शंस में देखा तो इन दोनों का ही कंपैरिजन है, बी का कंपैरिजन ही नहीं, देख लो बी का कंपैरिजन ही नहीं, ए का ही कंपैरिजन है, ठीक है। पक्का इक्वलिटी का केस समझ में आता, इक्वल टू क्यों है यहाँ पे साथ में, कि अगर मान लो ये दोनों इक्वल ही हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल, वो ए और बी आपस में इक्वल ही हो जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वो आपस में इक्वल ही हो जाए। हाँ जी हाँ जी, तो फिर अगर आप इसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल ही रहेगा। अगली एक्सरसाइज देखें, थैंक यू सो मच। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, मिसलेनियस के पहले तो इसके जैसी क्वेश्चन ही देखते हैं जैसे हम करके आए हैं अभी। बिल्कुल करेंगे, उसे करेंगे, नहीं नहीं ट्री डायग्राम थोड़ी सी चलेगा, उसमें वो E1 E2 लिखना, इवेंट्स लिखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज लिखना, बहुत कुछ होगा। पहले इसका कंफर्ट बनाना था कि समझ में आ जाए, ठीक है, फिर लिखने वाला इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। अगर मैं साथ में लिखाता और साथ में समझाता वो फिर आप जरूर गिव अप कर देते। अब एटलीस्ट समझ में आ गया, तो पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा। उसी बस बुक कर दूँ मेरी बुक में आप ही गए कल
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन अभी भी मुश्किल ही लगेगा मुझे ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली उसकी भी वर्डिंग ही मुश्किल है। फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और वो जो गुरतेज ने बोला था वायरस वाला क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। An urn contains 5 red, 5 black balls. Ball is drawn at random. Its color is noted and returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that second ball is red? कम से कम 4-5 बार पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूं क्या समझ में आएगा। कहता है कि एक ही अर्न है, 2 अर्न्स नहीं है इस बार, एक ही अर्न है जिसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आप क्या कर रहे हो, बॉल निकालते हो, कलर देखते हो, वापस डाल देते हो। जो कलर आपके हाथ में आया था, लेट्स से आपके हाथ में रेड आया था, तो आप एडिशनली 2 बॉल्स बाहर से निकाल के उसमें डाल देते, ठीक है। या अदर केस क्या हो सकता है, आपने बॉल हाथ डाला, बॉल निकली ब्लैक आ गई, आपने वही तो ब्लैक वापस डाल ही थी, एडिशनली बाहर से 2 ब्लैक बॉल्स और डाल दी। पहले 10 थी, जब आप एक बार बॉल निकाल के वापस डालते हो तो टोटल 12 हो जाती है। समझ में आ रही बात? पक्का? पहले इतनी बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना, फिर आगे देखो। पहले ड्रॉ में या तो रेड आएगी या ब्लैक आएगी। पहले ड्रॉ में रेड आएगी या ब्लैक आएगी। अभी तो 2 बॉल्स एडिशनली ऐड नहीं हुई। रेड बॉल आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 1/2, 5/10 है ना। ब्लैक बॉल की आने की प्रॉपर्टी भी 1/2। ऐसे ही रेड बॉल आने के बाद आपने 2 रेड बॉल्स डाल दी होंगी अंदर, अब टोटल 7 रेड होंगी, 5 ब्लैक होंगी। अब रेड बॉल आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 7/12। अब ब्लैक बॉल आने की प्रॉपर्टी, इस बार हमने 2 एडिशनल बॉल्स डाली हैं, देन अ बॉल इज ओके। मुझे लगा यहाँ पे एक से ज्यादा बॉल है, एक ही बॉल ड्रॉ हुई है, तो 7/12 और 5/12। रेड बॉल आने की प्रॉपर्टी 7/12, ब्लैक बॉल आने की प्रॉपर्टी 5/12। अगर आपने ब्लैक बॉल बाहर निकाली तो रेड बॉल आने की प्रॉपर्टी 5/12 और ब्लैक बॉल आने की प्रॉपर्टी 7/12। ऐसे ही होगा, कोई और केस पॉसिबल नहीं। सोचो युगेश, पक्का? अब आते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड? कहता है सेकंड बॉल रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मैंने कहा ये केस है, ये केस है, 7/12 प्लस 5/12। ये टोटल का केस है, बेस का केस ही क्वेश्चन है, टोटल का क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी का करना है, बच्चों 1/2 करना है, ठीक है। जनरल मैं इसलिए इसको यहाँ लिखा था, तो 7/24 समझ आएगा ना, इसका ही ठीक है। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में ना पढ़ के समझ नहीं आता है, बॉल निकाली वापस डाल दी, 2 और डाल दी, कब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो अपने आप ही चलेगा। और वो एग्जांपल देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन को सुनना, क्या कहना चाहते क्वेश्चन में। Suppose that reliability of HIV test is specified as follows. Of people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected. पहले तो यहीं पे ही समझ लो कि मशीन के अंदर डिफॉल्ट क्या है, जो कि हर मशीन के अंदर होता है, कोई भी मशीन आइडियल नहीं हो सकती। कहता है जो आपकी मशीन है, ठीक है, वो उसके अंदर जो आपकी मशीन है वो क्या करती है, उसका इफेक्टिवनेस कितना है, वो 90% इफेक्टिव है, मतलब 90% केसेस में तो बीमार बंदे को बीमार बताती है, ठीक है, और 10% केसेस में वो बीमार बंदे को ठीक बता के घर भेज देती है। अभी हम सिर्फ बीमार बंदे की बात कर रहे हैं। अगर बीमार बंदे ही उसके पास भेजे जाए, 100 बीमार बंदे उसके पास भेजे जाए, तो 90 को वो बीमार बताएगी, 10 को वो ठीक बता के घर भेज देगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो चलो उसमें है कि वो 10 को ठीक बताती है, ठीक है, अदरवाइज उसकी इफेक्टिवनेस हमारे लिए क्या है, 90% है कि अगर बंदा बीमार हुआ तो 90% चांस है कि वो उसको बता पाएगी। समझ रहे हो, अगर बंदा बीमार है तो 90% चांस है कि उसकी इफेक्टिवनेस उस टेस्ट से पता लग जाएगी।
अगर बंदा ठीक बीमार नहीं है उसके बाद हम आगे करेंगे। यहाँ तक बात ठीक है। अगर बंदा ठीक है फिर भी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, अगर बंदे सिर्फ ठीक ही भेज रहे हैं उसके पास, तो वो क्या करता है 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव। अगर बंदा ठीक है तो नेगेटिव ही जज होगा ना, पता ना HIV नेगेटिव आना है, किसी भी वायरस का नेगेटिव आना, जैसे कोविड नेगेटिव, कोविड पॉजिटिव का, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि वो बंदा ठीक था। कहता 99% केस में तो वो नेगेटिव ही बताता है, 99% केस में तो वो नेगेटिव ही बताता है कि आप ठीक हो, आप हो भी ठीक और मैं भी आपको ठीक बता रहा हूँ। 99% चांस है ठीक बंदे को ठीक बताया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1% केस ऐसा भी है कि वो ठीक बंदे को बीमार बता दे। ठीक है, 100 लोग उसके पास भेजे गए जो ठीक थे, 100 में से 99 को तो उसने ठीक ही बताया, एक को उसने बीमार बता दिया। दो सेपरेट सिनेरियोज हैं। 100 बीमार लोग जाएंगे तो 90 को पता लगेगा, 90 मतलब विल बी एफिशिएंसी, 10 विल बी इनएफिशिएंसी। ठीक है, अगर 100 ठीक लोग जाएंगे तो 99 विल बी एफिशिएंसी। उनको नेगेटिव भी बताया ना, नेगेटिव मतलब उसका जो वायरस है वो नेगेटिव है और एक उसका पॉजिटिव। बोलो यहाँ तक क्लास में आ रही? ठीक, यहाँ तक सारी नहीं, मतलब काफी हद तक हमने इंफॉर्मेशन ले ली। कहता अब ओरिजिनली उस पर्टिकुलर जो भी सिटी है जहाँ पे मशीन पड़ी है उसके आसपास जो लोग हैं उनमें 0.1% लोग एक्चुअल में HIV पॉजिटिव हैं। ये हमारे पास डेटा है कि 0.1% लोगों को एक्चुअल में HIV है, तो 99.9 को HIV नहीं है इसका मतलब। ठीक है, ओके, आपने रैंडमली बंदा चूज किया, हो सकता है उसको एक्चुअल में HIV हो, एक्चुअल में वो पॉजिटिव हो सकता है एक्चुअल में वो नेगेटिव हो। ठीक है, उसका एक्चुअल में पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1%, परसेंट को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.001 आ जाएगा। 99.9 को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करोगे तो 0.999 आ जाएगा। अब पॉजिटिव बंदा जो एक्चुअल में बीमार है वो मशीन के पास गया, मशीन कहती है अगर तू बीमार है फिर मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरी 90% चांसेस है मैं ठीक बता पाऊंगा। तो 90% मतलब 0.9 बीमार बताने के चांसेस। अगर बंदा ठीक है फिर 1% चांस है कि उसको बीमार बताया जाएगा। 1% चांस तो भी है ना, 0.01 उसको बीमार बता दिया। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, ठीक है। तो आप कहता आपने रैंडम बंदा पकड़ा मार्केट से, ठीक है, उसका टेस्ट कराया और टेस्ट उसका पॉजिटिव आया। रैंडम बंदा पकड़ा, पता नहीं वो बीमार है नहीं, उसके टेस्ट में पॉजिटिव लिख के आ गया। ठीक है, ऐसे होना चाहिए रियल सिनेरियो में। रियल मशीन को टेस्ट करने के लिए रैंडमली बंदा पकड़ो, टेस्ट कराओ और टेस्ट मान लो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव तो दोनों आप कहोगे सर ऐसे जरूरी नहीं ना पॉजिटिव हो सकता है बीमार, ठीक कोई बीमार बता दे वो। ठीक है, उसने बीमार बता दिया उसको, तो हम बोलेंगे बीमार होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। या तो बीमार था उसको तब बीमार बताया, या फिर वो बीमार नहीं था उसको बीमार बताया। यहाँ पे पास समझ आ रही? बीमार था तब बीमार बताया, बीमार नहीं था तब बीमार बताया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही एक्चुअली हैज HIV? एक्चुअली वाला केस तो ये है, एक्चुअली वाला केस ये है। ठीक है, कर पाओगे पक्का? ठीक है, कल मिलेंगे। कल आप मिसलेनियस ट्राई कर जाओगे सर, उसमें कोई टेबल से वाले क्वेश्चन थे वो छोड़ दोगे। ठीक है, बाकी ट्राई करोगे। उधर